तो ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स है? ऑक्सीजन फैमिली कंटेन्स जो एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टेपोगे तो पीटोगे। And this oxygen family is also called as chalcogens. They are called as chalcogens. Rather मैं बोल सकता हूँ कि इन 4 एलिमेंट्स को हम chalcogens बोलते हैं, because यानी पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, वो रिएक्ट नहीं करता। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर ऐसे से कि which of the following cannot be called as chalcogen, तो उसके अंदर मान लीजिए सभी के चारों के चार 3 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए से सेलेनियम, ऑप्शन बी टेलुरियम, ऑप्शन सी पोलोनियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जनरली क्या पुट करेंगे आप आंसर? नन ऑफ दिस बोलेंगे आप, बिकॉज आप बोलेंगे सब ये तीनों के तीनों तो 16 ग्रुप एलिमेंट्स ही है, पोलोनियम, इसलिए तीनों को ही हम कैलकुलेशंस बोलेंगे, है ना? ये समझ के आप बोलेंगे नन ऑफ दिस आंसर है, राइट? आंसर इज पोलोनियम। ऐसे छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है क्वेश्चन बन जाता है। अभी कल नीट कई बच्चों का एक्सपीरियंस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। नीट में ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड आया है क्वेश्चंस। नीट के बच्चों का कहना है कि ज्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना पूरा एनसीईआरटी। आपने बात की नीट के बच्चों से कल के एग्जाम के बारे में? जितने स्टूडेंट एटलीस्ट मेरे हैं जिनसे मैंने बात किया, अच्छे बच्चे, उन्होंने कहना है कि सर पूरा पूरा एनसीईआरटी था, पूरा का पूरा एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी, और एकदम बेसिक क्वेश्चंस बहुत पूछे गए। इवन फिजिक्स है ना, फिजिक्स जनरली एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होता है, बोले फिजिक्स भी एकदम एनसीईआरटी की जो सिंपल सिंपल चीजें क्वेश्चन है, बेसिक चीजें पूछा गया है। बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा है। सुनना आपने फीडबैक ये, इवन जेई का भी सेम फीडबैक, जेई का भी सेम फीडबैक था। एनटीए में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए जो अनएक्सपेक्टेड था, जबकि हम न्यूमेरिकल ज्यादा करते हैं ना, वी डू मोर ऑफ सॉल्विंग, सॉल्विंग पार्ट बहुत करते हैं, बट theoretical questions were more as compared to this numerical type questions and all. Even NEET has the same feedback. तो इसीलिए theoretical questions को neglect करना हमारी भूल हो जाएगी, और जनरली स्टूडेंट neglect करते हैं। We just go more conceptual question है ना, जहाँ पे लॉजिक लगाए करे, है ना, हमको मजा आता है उसमें, पर थ्योरी को हम neglect करते हैं। पर theoretical question को अधिक महत्व दिया जा रहा है एनटीए द्वारा, वो जेई हो या नीट, दोनों जगह पे अभी हमने वही देखा है, theoretical questions बहुत आ रहे हैं। तो प्लीज डोंट नेग्लेक्ट दिस थ्योरी, तो वो उनके उससे हमको सीख लेना है नेक्स्ट जनरेशन को, ताकि हम नेग्लेक्ट ना करें हर बात, छोटी छोटी बात। होपफुली आप तो सीरियसली आपने सब फीडबैक लिया होगा, वो हिसाब से पढ़ रहे होंगे, अलग बात है, फिर बता रहा हूँ। ये सभी एलिमेंट्स जो है नॉन मेटालिक होते हैं, राइट? ये सभी जो एलिमेंट्स है इस ग्रुप के, दे जनरली नॉन मेटालिक इन नेचर। एंड डाउन द ग्रुप जो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। हर एक ग्रुप का ही बढ़ता है ना, एवरी ग्रुप का ये बढ़ता ही है, सेम ट्रेंड है, चेंज नहीं होता है। एंड इन सब में आप जानते हैं इस ग्रुप में जो ऑक्सीजन है सबसे अधिक एविडेंट है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट एविडेंट ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स, नॉट ओनली दिस एलिमेंट्स। आप पूरे अर्थ क्रस्ट की बात करोगे तो पूरे यूनिवर्स के अंदर भी वन ऑफ द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन। एयर के अंदर कितना है? एयर में 20.9% बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन ही आता है एयर के अंदर। एंड अगर बाई वेट हम बात करेंगे, अराउंड 23% बाई वेट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में 23% बाई वेट प्रेजेंट है। ये सब आंकड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये सब चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको, हर पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, हर पॉइंट नोट करना चाहिए,
बिकॉज थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत ज्यादा है, अभी हमको हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पकड़ के चलना है, ठीक है? तो आपको हर पॉइंट नोट करना है। सर अबंडेंस में क्वेश्चन आ सकता है क्या? आ सकता है जी, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आप जानते हैं फिर ये ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आप देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स आप देखते हैं, कार्बोनेट्स में है, बाइकार्बोनेट्स में है, नाइट्रेट्स में है, कहाँ नहीं ऑक्सीजन, सल्फेट, बाइसल्फेट, है ना, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, फॉस्फेट्स, फॉस्फाइड्स, हर जगह पे इतने सारे फॉर्म में ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है। इतने सारे जितने भी अलग अलग जो ग्रुप के ऑक्सो एसिड्स है, वो सब जगह पे ऑक्सीजन अवेलेबल है ही है, या ऑक्साइड के फॉर्म में अवेलेबल है, ये डिफरेंट ना सॉल्ट के फॉर्म में अवेलेबल है। तो इतने सारे तरीके से ऑक्सीजन कहीं ना कहीं अवेलेबल है ही है, तो बहुत, है ना, एबंडेंटली ऑक्सीजन पैदा होता है ऊपर। ऑक्सीजन जो है O2, it also exists as O3 in the atmosphere, है ना? One of the form of oxygen is O3. तो जब आप अपर एटमॉस्फेयर में जाते हो, एज यू गो टू अपर एटमॉस्फेयर, ऊपर जाते हो, तो ऊपर की ओर जो है ओजोन को फॉर्म यूज करता है, हम बोलते हैं ना ओजोन लेयर वगैरह, ना, राइट? जैसे ऊपर जाते हो ना, तो ओजोन के फॉर्म में स्टेबल होता है। इन द अपर एटमॉस्फेयर इट इज मोर स्टेबल एज ओजोन, एंड द लोअर एटमॉस्फेयर जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे O2 के फॉर्म में स्टेबल होता है। O2 के फॉर्म में स्टेबल, आयोनोस्फीयर बोलते हैं ना, वो बीच में स्ट्रेटोस्फीयर, आयोनोस्फीयर क्या बोलते हैं यार? अलग अलग स्फीयर है ना, कौन सा स्फीयर से अलग अलग बताओ तो कोई। लिथोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फियर एंड तो एटमॉस्फियर। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में होता है कि आयनोस्फियर? आयनोस्फियर कहाँ पे होता है? जहाँ पे आयनाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है। हाँ जी, कोई ज्योग्राफी वाले है कि नहीं? बायो वालों को ही पता होगा। सो आयनोस्फियर जो होता है ना, थिंक मेरे ट्रोपोस्फियर के ऊपर ही नीचे, तो वहां पे जो है ना, ये O3 जो है डिकम, जब उसके नीचे आते हैं तो O3 जो है ना O2 बन जाता है। एज ए कम बिलो इट, O3 O2 बन जाएगा, क्योंकि O3 अनस्टेबल हो जाता है। तो नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे जहाँ हम रहते थे, यहाँ पे O2 मोर स्टेबल है। अगर वो उस आयनोस्फीयर के ऊपर जाएंगे, तो O2 ऑक्सीजन से, O2 जो है और नेसेंट ऑक्सीजन मिलके O3 बनाते हैं, वहां पे O3 अधिक स्टेबल ऊपर के लेवल, नीचे O2 स्टेबल है। तो दोनों फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। हम बस अकरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप बाय मास बात करोगे ना, बाय मास अगर हम बात करेंगे, तो ऑक्सीजन कैन बी कॉल्ड एज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। इट इज द फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट बाय मास। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाय मास है कि बाय वॉल्यूम है, उससे फर्क पड़ जाता है। बाय मास हम बात करेंगे तो ये फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, बिकॉज इतने सारे फॉर्म है इसके, जैसे मैंने बोला आपको। और आपको सल्फर है, सल्फर इज 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास। ये दोनों का इम्पोर्टेंट है, बाकी का उतना जरूरत नहीं। ऐसे बाकी का बताऊं तो सेलेनियम इज 68th रैंक में है, और टेलुरियम जो है 74th रैंक में, पर ये उतना दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओनली ऑक्सीजन एंड सल्फर को याद रखिए, दैट इज द अबंडेंस। या सर दोनों मास से स्टेबल है ना? हाँ, बाय मास। मूविंग अहेड, अगर हम प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं, तो डाउन द ग्रुप हम जानते हैं एटॉमिक रेडियस, ये सब चीजें तो इस थ्रू करेंगे, डिटेल में जाएंगे ऑलरेडी, बिकॉज जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, वही प्रॉपर्टीज यहाँ भी लागू होंगे। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन, एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, ये सब चीजें। बस यहाँ पे क्या है ना, जो एनसीईआरटी में आप देखेंगे हर एक ग्रुप में एक टेबल दिया रहेगा। आपने ऑब्जर्व, किसी ने पढ़ा एनसीईआरटी? यू सी एवरी ग्रुप हैज वन टेबल,
जहाँ पे वैल्यूज दिए हुए। यस सर। यस सर। एसपीएल के लिए आप रट्टा मारे थे आप लोग, है ना, वैल्यूज को। हाँ, तो वैल्यूज जो दिए है ना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। वो टेबल पे मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पूछेगा आपको, पर आप देखते हैं कि जनरली जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिसेंटली मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में देखा। व्हेन आई वाज सीइंग एनसीईआरटी, जस्ट बच्चों के नोट्स बना रहा था मैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड मैंने देखा, तो ऑक्शन एकदम लास्ट में आता है। जनरली व्हाट वी स्टडी बाय कांसेप्ट इज, है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से कम होता है ना, सल्फर से कम होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बात करेंगे तो ऐसा ऐसा हम करते हैं, है ना? इस तरह से हम करते हैं ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस ग्रुप का, हर एक ग्रुप का सेकंड एलिमेंट डोमिनेट्स द फर्स्ट एलिमेंट, यस सर। ऐसे हम बात करते हैं। बोलो ना ना। तो इस तरह से होता है ना, परंतु आप एनसीईआरटी में देखिए थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुआ। इवन आई वाज सरप्राइज्ड। फिर मैं यहाँ बुक्स, अलग बुक्स देखा, सब बुक्स में यही दिया हुआ है, ऐसे ही दिया है ना। पर एनसीईआरटी में जो वैल्यूज में चेक कर रहा था, तो वो इस प्रकार से ऑक्सीजन की एकदम सबसे लीस्ट वैल्यू दिया है। तो हम एनसीईआरटी को उतना गौर से देखते नहीं, पर एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें हैं, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें भी हैं। और एग्जाम में तो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आता है ना। तू है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो ना एनसीईआरटी का जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल में आपको ना ट्रेंड्स ध्यान से देखना है। वैल्यूज दिए, वैल्यूज से आपको ट्रेंड मालूम चलेगा, एग्जैक्ट ट्रेंड क्या है। क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे एक्सेप्शंस है वैल्यू बेस्ड, क्योंकि हमको वैल्यू बेस्ड नहीं पता है। व्हाट वी नो इज अ कांसेप्ट बेस्ड। तो स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यूज वगैरह देखना, ट्रेंड समझेगा, वो सब हमेशा नोट करना। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जनरली क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप increases, डिक्रीज। इंक्रीज होता है। इंक्रीज। increases, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? डिक्रीज। decrease होगा। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज। increases. Electronegativity decreases. डिक्रीज। Electropositivity इंक्रीज। increases. Metallic character, इंक्रीजेस। metallic character increases. Non-metallic character डिक्रीज। डिक्रीज। electron affinity डिक्रीज। decreases because electronegativity affinity दोनों एक जैसे ही रहते हैं। periodic properties जनरली, बस यहाँ पे प्लीज आप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को ध्यान देना। जनरली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, बढ़ना चाहिए, है ना, वो बढ़ता है। तो प्लीज, मेरे पास अभी एनसीईआरटी एक्चुअली मेरे पास अभी हाथ में नहीं है, तो मैं आपको जैसे 1 मिनट रुको। Let's the trend of yeah, I got the table. You see the trend of melting point and boiling point. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इस ग्रुप का बढ़ रहा है, एक्सेप्ट पोलोनियम। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड इस प्रकार से है, सबसे कम ऑक्सीजन है, सल्फर है। अगर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, सेलेनियम और टेलुरियम तक बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आ रहा है। बस पोलोनियम का टेलुरियम से कम है, तो पोलोनियम का टेलुरियम से कम है, यहाँ पोलोनियम है। सिर्फ लास्ट के 2 एलिमेंट्स में ऐसा चेंज हो रहा है, ये नोट कर लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट रहता है।
यहाँ पे एक्सेप्शन नोट है। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ट्रेंड है। बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड सेम ही है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी सेम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप देखिए टेबल में, ऑक्सीजन का 141 किलो जूल पर मोल दिया है, सल्फर का 200 दिया है, सेलेनियम का 195, टेलुरियम का 190, पोलोनियम का 174। सबसे कम किसका है? ऑक्सीजन का है। तो वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सबसे कम ऑक्सीजन का दिया है। लीस्ट इज ऑक्सीजन, हाईएस्ट इज सल्फर। सल्फर के पास सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लास्ट ऑक्सीजन। दिस इज व्हाट इज गिवन बाय वैल्यूज। दिस इज बाय वैल्यूज जो दिया है, उसके हिसाब से ट्रेंड ऐसा बन रहा है। तो प्लीज मार्क दिस थिंग्स। एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें हैं, डिटेल में पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमारे आउट ऑफ द बॉक्स आपको लगता है। और एक्चुअली एनसीईआरटी से बहुत बार क्वेश्चन आया था, हमको लगता है कि ना वो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, और हम एनटी को फिर केस करते हैं, फिर एनटी को देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं ना कहीं छुपाया हुआ, यहाँ वहां कुछ तो एक पॉइंट है जो एकदम वेग पॉइंट लगता है, पर वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। सो आगे आगे नहीं, ये बोल क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, ताकि आप एनसीईआरटी को फोकस करेंगे। देखो बड़े बड़े बहुत सारी चीजें करने में कुछ मीनिंग नहीं है। आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, पर बेसिक बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पाते, और वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेसिक फंडे के ऊपर, छोटे छोटे थ्योरी पॉइंट्स के ऊपर। और हम जो है महारथी है, हमको भी छोटे क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता। हमको लगता है जेई मतलब बहुत थोड़ा एग्जाम होगा, नीट मतलब बहुत टफ एग्जाम होगा, तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश। तो बड़े बड़े करना चाहिए, पर छोटों को भूलना भी नहीं चाहिए। स्मॉल स्मॉल थिंग्स पे ज्यादा फोकस किया जाए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ो, हमें क्या अच्छा लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं, एग्जाम में क्या आता है वो इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए, 80 to 90% क्वेश्चन कहाँ से गिरते हैं वहां अधिक फोकस करना है। 10% क्वेश्चन जो टफ आते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। वो करो, ये करने के बाद पहले 80% क्वेश्चन जो सिंपल सिंपल आ रहे हैं, थियोरेटिकल आ रहे हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके ऊपर अधिक फोकस किया जाए। वो तरो हो गया, फिर वो 10 से 15% जो क्वेश्चन आप सोच रहे हो ना जेई मतलब टफ है, वो स्क्रीनिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जो टफ टफ क्वेश्चंस करना है आपको, वो करो, फिर उसके बाद करो। 80% को हम छोड़ देते हैं, 15% के ऊपर लगे रहते हैं, और 15% जो टफ टफ क्वेश्चंस है, हाई लेवल क्वेश्चंस है, वहाँ ज्यादा फोकस कर, दिन भर वही करते रहते हैं। और मालूम चले एग्जाम में 15% तो कर लिया, 80% में दिक्कत आ रही है, तो स्कोर तो घटेगा ना। ये गलती हमेशा हर साल रिपीटेशन है, आप भी करिए, परंपरा को लाओ रखिए, है ना, मेंटेन द परंपरा। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, ये एफिनिटी हो गया। मूविंग अहेड, ये ग्रुप के एलिमेंट्स जो है अपने एलिमेंटल स्टेट में, देखिए ऑक्सीजन जो है एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक, उनके एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। ये डायटोमिक है और गैसियस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, और इसमें जो है पी पाई ओवरलैपिंग होता है, जो है पी पाई ओवरलैपिंग। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो O2 मॉलिक्यूल्स है, ये O2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पूछ सकता है। बोले कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन O2 मॉलिक्यूल्स के बीच में? आप जानते हैं ना, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
van der Waals force of attraction. A weak van der Waals force of attraction exists because O2 O और O के बीच में जो बॉन्ड्स बने हैं वो कैसे हैं? नॉन पोलर बॉन्ड्स है ना, दे आर नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, एक जैसे एटम्स है। You would hear me? Yes, sir. Yes, sir. एंड जो आपको सल्फर है ना, सल्फर जो है ये उसका आगे वो मैक्सिमम दे एग्जिस्ट इन octa atomic molecule. They exist as octa atomic molecule. The sulfur exists as S8, selenium as Sc8. तो इस सल्फर का ऊपर भी क्वेश्चन अच्छा आता है। तो सल्फर आप जान दो फॉर्म यूज करता है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। ये S8 मॉलिक्यूल दो फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉक्स ऑफ सल्फर बोल सकते हैं आप, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। देखेंगे आप आगे, हम सल्फर जब पढ़ेंगे तो उस टाइम देखेंगे हम। और सल्फर जो है S2 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसके और क्वेश्चन पहले आ चुका है। सल्फर जो S2 फॉर्म होता है ना O2 की तरह, आप जानते हैं O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, राइट? O2 पैरामैग्नेटिक होता है, हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा है। O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, करेक्ट? Yes. कैसे होता है पैरामैग्नेटिक हो? वो क्यों पैरामैग्नेटिक है? सर वो 16 है ना, तो 16 एक्सेप्शन है ना, अपन ऑड नंबर पकड़ते ना, तो वो 16 का एक्सेप्शन था, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। हाँ वो तो भाई शॉर्टकट है ना, वो तो शॉर्टकट के पॉइंट ऑफ व्यू है ना। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पैरा का डाया है तो मैं वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूँ, टेक्निक, और बोल देता हूँ कि ये पैरा या डाया है। अगर थ्योरी में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तुम कैसे थोड़ी बताओगे शॉर्टकट के मुताबिक ऐसा ऐसा है करके। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, व्हेन वी राइट सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p z2, pi star 2p x2, pi star 2p y2, सॉरी नॉट पाई स्टार, यहाँ पाई आएगा ना सिर्फ, पाई 2p x, पाई 2p y, उसके बाद पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y 1 1। Because of presence of two unpaired electrons in pi star 2px and pi star 2py, तो O2 का जब लिखते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आप देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से O2 जो है पैरामैग्नेटिक। कुछ वैसा ही किस्सा होता है S2 के साथ भी। S2 जो है ये भी जो है O2 की भांति ही क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। S2 इज आल्सो पैरामैग्नेटिक एंड हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इस स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जब पढ़ते सल्फर के बारे में, तो उसके ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, आया भी है। ये जो जनरली जो है ना सल्फर S8 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, S8 फॉर्म में होता है सॉलिड स्टेट में, पर जब उसको आप हीट करते हाई टेम्परेचर पे अराउंड 1000 केल्विन के ऊपर आप चले जाते हो तो ये S8 जो है ना डिकम्पोज होता है S2 मॉलिक्यूल। वेपर स्टेट में ये S8 ही S2 को फॉर्म में यूज करता है। इन द वेपर स्टेट ये S8 जो है S2 बन जाता है, और जब वो S2 बन जाता है ना तो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। जब वो S8 होता है ना तो डायमैग्नेटिक है, इट इज डायमैग्नेटिक। S8 डायमैग्नेटिक है। एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में सल्फर S8 फॉर्म में होता है, डायमैग्नेटिक होता है। जब S2 बन गया तो फिर पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। और हम बात करेंगे
एलोट्रोप्स के बारे में इस ग्रुप के, तो ऑक्सीजन जो है O2 और O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन दोनों को एलोट्रोप्स बोल सकते हैं। इस दो फॉर्म में ऑक्सीजनेट करेगा O2 और O3, और डाइऑक्सीजन एंड ओजोन। एंड सल्फर rhombic sulfur, monoclinic sulfur एंड प्लास्टिक सल्फर, इस तीन फॉर्म में सल्फर एलोट्रोप्स होते हैं, एग्जिस्ट करता है। rhombic sulfur, monoclinic sulfur एंड प्लास्टिक सल्फर। उसके बाद सेलेनियम exists as red selenium and gray selenium. इसको red selenium is also called as non-metallic selenium and metallic selenium also. रेड एंड ग्रे selenium को फॉर्म यूज करता है। टेलुरियम जो है वो क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस फॉर्म यूज करता है। उससे दो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स होते हैं टेलुरियम के, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और एक एमोर्फस फॉर्म में होता है। और जो पोलोनियम है वो भी दो फॉर्म यूज करता है, अल्फा एंड बीटा बोलते हैं उसको। पोलोनियम का अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी यहाँ ध्यान। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या आप नोट कर सकते हो कि जो आपका ग्रे सेलेनियम है, जो मेटालिक सेलेनियम है, इट इज यूज्ड एज ए फोटो कंडक्टर, इट एक्ट्स एज ए फोटो कंडक्टर, और इसीलिए इसको हम फोटो सेल्स में इस्तेमाल करते हैं। वी यूज इन फोटो सेल्स। ये एक बात इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हैं। आप जानते हैं, आप इस ग्रुप के अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, इस ग्रुप का जनरली दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एग्जिबिट करते हैं। यू सी +4 and +6 are the general oxidation states. +4 and +6 are general oxidation states. आप इसको ऑक्सीजन को बाजू में रख सकते हो इस चीज के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, वो ना ही +4 एग्जिस्ट करेगा ना ही +6 में एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन तो हमेशा -2 में एग्जिस्ट करना चाहेगा। इसके बारे में बात करेंगे हम, ऑक्सीजन कौन क्या एग्जिस्ट करता है, कब क्या करता है करके। पर जनरली जो पूरी ग्रुप की अगर हम बात करें ओवरऑल, उनका +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली वो एग्जिस्ट करते हैं। और जो उनका एक, इसको हम लोअर बोलेंगे, इसको हायर बोलेंगे। जिसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। ये लोएस्ट क्या होगा इन इस ग्रुप का? व्हाट इज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप पॉसिबल? -2 -2, करेक्ट है ना। -2 is the lowest possible oxidation state and highest is +6. I'm not saying the lowest oxidation state. Generally, it has +4, +6. +4 is the lower and +6 is the higher. And oxygen exception है इसका, तो ऑक्सीजन ना ही +4 दिखाएगा ना ही +6 दिखाएगा। बाकी सबके लिए हम बात कर रहे हैं। और जो स्टेबिलिटी है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हर एक ग्रुप के लिए लागू होगा, इसी ग्रुप के लिए नहीं। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी होता है डाउन द ग्रुप बढ़ता है। द स्टेबिलिटी ऑफ lower oxidation state down the group increases। इसके बारे में हमने पी ब्लॉक 11th में पढ़ा था। पी ब्लॉक 11th में कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है डिटेल में। Stability of lower oxidation state down the group increases, whereas stability of higher oxidation state decreases।
एज यू मूव डाउन द ग्रुप, जो नीचे वाले एलिमेंट्स रहेंगे, जो नीचे एलिमेंट्स रहेंगे, तो उनका जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्टेबल होगा एज कंपेयर टू +6, और जो ऊपर के एलिमेंट्स है उनका +6 अधिक स्टेबल होगा, उनका +6 अधिक स्टेबल होगा। अगर मान लीजिए कोई पूछता है हमें SO3 और SeO3 में अधिक स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, दोनों में से मोर स्टेबल कौन है, तो हम बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे दोनों ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए SO3 इज मोर स्टेबल। तो सल्फर का +6 मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेलेनियम का +6, राइट? गेटिंग अ पॉइंट? अगर यही क्वेश्चन मुझे ये पूछता कि SO2 और SeO2 में मोर स्टेबल कौन है, तो मैं क्या बोलता? SeO2 इज मोर स्टेबल, है ना? ये अधिक स्टेबल होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। द स्टेबिलिटी ऑफ +4 इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, तो SeO2 इज मोर स्टेबल देन SO2। समझ में आ रहा है क्या? यस तो सर। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेबिलिटी के ऊपर, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स आपको देगा, मतलब सेम ग्रुप के अलग अलग मतलब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंट कंपाउंड सबका देगा, सभी का ऑक्साइड है, सभी का हाइड्राइड, जो भी है, स्टेबिलिटी के बारे में बताओ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आप स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हो, है ना? तो आपको बस देखना है वो कौन से ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है कि हायर पे है, तो इस हिसाब से भी स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर सकते हो। टेलुरियम का दे दिया, टेलुरियम का दे दिया TO2 और TeO3 सेम सेम, मैंने दो कंपाउंड दे दिया, और पूछता है इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है, तो क्या बोलेंगे आप? What will you say about this? Which is more stable, TeO2, TeO3? TeO2 TeO2 स्टेबल है क्योंकि यहाँ +4 है, यहाँ +6 है। टेलुरियम जो है नीचे का एलिमेंट है, बॉटम एलिमेंट है, और डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हायर, सो हम बोलेंगे TeO2 इज स्टेबल। अच्छा, ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं ऑलरेडी, फिर भी हम डिस्कस करेंगे एक रिमाइंडर की तरह। तो ऑक्सीजन जो है जनरली -2 ही दिखाता है मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स में, एक्सेप्ट इन द फ्यू कंपाउंड्स लाइक अगर वो पेरोक्साइड से बनाता है, इन केस ऑफ पेरोक्साइड तो -1 दिखाता है। और आप जानते हैं पेरोक्साइड ज्यादा कुछ नहीं है, एक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और कौन सा पेरोक्साइड होता है जी? Sodium. सोडियम सोडियम। पेरोक्साइड, क्या है? Na2O2, सेम लाइक हाइड्रोजन है, सोडियम पेरोक्साइड होता है। और कौन सा पेरोक्साइड होता है जी? बेरियम पेरोक्साइड होता है ना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, very few peroxides, of course पोटेशियम के नाम से हम पेरोक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये भी पेरोक्साइड में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट जो फेमस पेरोक्साइड से तीन ही आप देखते हो, है ना? बाकी फिर आप पेरोक्सो बॉन्ड्स देखते डिफरेंट जगह पे, जैसे पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो फास्फोरिक एसिड, you see that peroxide bond in different places, पर जब भी वो पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा तो वहां पे उसका नाम है पेरोक्सो होता है ना, तो वहां पेरोक्साइड में वो -1 दिखाता है, और सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं वहां पे वो -1/2 दिखाता है, और सुपर ऑक्साइड इकलौता बहुत फेमस सुपर ऑक्साइड है वो KO2 है। आप जानते हैं सुपर ऑक्साइड से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स, और उसके अंदर ही पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ही हर बार पूछा जाता है, तो ये तीन लोग बना सकते हैं सुपर ऑक्साइड, और कोई बनाता भी नहीं है। एंड ऑक्सीजन जो है, अब देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, +1 और +2 ओनली विद फ्लोरीन, है ना? O2F2 में +1 दिखाता है और OF2 में वो +2 दिखाता है। अच्छा बताइए, ऑक्सीजन जो है मैंने बोला +4 और +6 नहीं दिखाता है,
इसी रीजन क्या हो सकता है? वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना आपके d पास। orbitals. वेरी गुड, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल, है ना? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन doesn't exhibit +4 +6 assertion. Reason के because of absence of empty d orbitals. अगर हम बॉन्डिंग की बात करेंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग्स की, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है पी पाई बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड बनाते वक्त। वो पी पाई डी पाई नहीं पॉसिबल है क्या उसके लिए? हाँ, सर क्यों? एमटीडी ऑर्बिटल नहीं ना उसमें। सेम रीजन। क्या सल्फर और बाकी एलिमेंट्स पी पाई डी पाई बना सकते हैं? हाँ मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं, उनके पास d ऑर्बिटल है. So other elements of the group can form p pi d pi bonds, but oxygen cannot form. Oxygen can form only p pi bonds. The same reason for that. Coming to the chemical compounds of this group. केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, अब जानते हैं इस ग्रुप में दो ही लोग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, ऑक्सीजन और सल्फर, जो बहुत अधिक रिएक्टिव है. यानी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होता है? रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है. Like this. तो ऑक्सीजन सल्फर बीइंग वेरी रिएक्टिव, दिस ग्रुप यू सी मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हम स्टडी हम करते हैं उसी बारे में करते हैं. अगर सबसे पहले हम हाइड्राइड्स की बात करेंगे, एज यूजुअल हाइड्राइड्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर ग्रुप में हम हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं, है ना? सेम फंडा जो हमने 15 ग्रुप में बात किया था वो सारे फंडा यहाँ पे लागू हो जाता है. बहुत सारे बातें लागू होता है, सेम कंसेप्ट. दो कुछ स्ट्रेंथ में वेरिएशन होगा जरूर, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह में ध्यान देना पड़ेगा. अदरवाइज बाकी सारी बातें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी. और इनके हाइड्राइड्स अगर हम बात करते हैं, सेम ऐसा सबका बनेगा वैसे ही, सेंट्रल एटम चेंज करके बस. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इन सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके हाइड्राइड्स, एंड शेप इज बेंड शेप. बेंड शेप sp3 हाइब्रिडाइज्ड. एंड वाटर एक ही है जो कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है. जो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है वो वाटर है, H2O, है ना? ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है. परंतु अगर आप आगे बढ़ोगे इस ग्रुप में, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, कभी आपने हाइड्रोजन सल्फाइड को एक्सपीरियंस किया है लैबोरेटरी में? रॉटन H2 एक साल स्मेल आता है. हाँ, बहुत बहुत गंदा स्मेल आता है. देखो व्हाइट डिब्बा में ऐसे भरा होता है एक्चुअली, हाँ, बड़ा रॉटन से. एक वाला. हाँ, बहुत खतरनाक स्मेल रहता है, ओपन करके देखो आप. तो बाकी जो हाइड्रेट्स होते हैं इस ग्रुप के हैं, दे आर वेरी बैड स्मेलिंग, बहुत गंदा स्मेल आता है. और साथ में वो पॉइजनस भी रहते हैं, साथ में वो पॉइजनस भी रहते हैं. एंड जनरली वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. वाटर जो होता है लिक्विड होता है. द रीजन फॉर दैट इज, है ना, व्हाट इज द रीजन फॉर H2 being a liquid and others being gases? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Hydrogen bonding. Hydrogen bonding, correct. Because of hydrogen bonding, H2O जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी जो हाइड्राइड्स इस ग्रुप के वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. इसको बेंड शेप के अलावा कोई और नाम दे सकते हैं क्या?
What are other names possible for this apart from saying bend shape? V shape. Angular. V shape, Angular. 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 angular, correct. ये सारे टर्म पॉसिबल भी है. अच्छा, 1 मिनट. इसमें एक और बात, वाटर का जो है ना बॉन्ड एंगल क्या है यही पूछ सकता है. वाटर का जो है ना, बिकॉज अब एनसीईआरटी में देखते हो डायग्राम दिया है इन चीजों का, जहां डायग्राम दिया मतलब इंपॉर्टेंट है. इसका बॉन्ड एंगल जो है ना पूछ सकता है 104.5 डिग्री, है ना. कितना होना चाहिए था? व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ H2O? ज्योमेट्री क्या है इसका? ज्योमेट्री क्या है? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है? 109 पॉइंट हाउ मच? 109 पॉइंट 109.5. हाँ 109.5 क्या? तो 109.5 या कुछ जगह 109.28 भी दिया है, दोनों सही. तो अप्रोक्सीमेटली 109 के आसपास उसका टेट्राहेड्रल एंगल होता है, परंतु पानी का नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम है. क्या रीजन हो सकता है कम होने का? Lone pairs. Lone pair. Lone pair. हाँ, वेरी गुड. बिकॉज ऑफ द लोन पेयर क्या होता है? रिपल्शन होता है ना. बिकॉज ऑफ लोन पेयर जो है रिपल्शन होता है, और रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड्स है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और बॉन्ड एंगल घट जाता है. ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे काम करते हैं, जिसकी वजह से उसको बॉन्ड एंगल घट जाता है. तो ये भी एक असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है ना. The bond angle of H2O is less than the normal tetrahedral bond angle. The reason is repulsion between the lone pairs and lone pair and bond pair. Lone pair bond pair repulsion की वजह से bond angle क्या होता है? घट जाता है. कुछ बातों को मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ. कुछ बातें लिख रहा हूँ, पर आपको हर बात लिखना है ना. You should write everything unless you are very confident that you know it properly and आप उसको भूलेंगे नहीं, तो आपको दिक्कत नहीं है. अगर अभी इन हाइड्राइड्स की हम बात, हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं. हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं. सो हम इतना समझ सकते हैं ना, बाय कंसेप्ट हम क्या समझ सकते हैं? कंसेप्ट हम ये समझ सकते हैं कि H2O का अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा. पर कितना ज्यादा होगा, कितने लोगों को डोमिनेट करेगा, ये हम बता पाएंगे क्या? ये बता नहीं पाएंगे. नहीं. 15th ग्रुप में क्या हुआ था? 15th ग्रुप याद है आपको? 15th ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस क्या था? pH3 is ASH3 with NH3. pH3 उसके बाद ASH3 उसके बाद NH3. है ना. तो NH3 could not dominate arsenic and phosphorus hydride. यहाँ पे H2O जो है किस किस को डोमिनेट करेगा इस केस में? It dominates everyone except H2S. यहाँ पे हाइयर H2S होगा, उसको H2O होगा. सेकेंड नंबर पे आया था. सर वो उल्टा ऑर्डर किया है pH3 वाला. pH3 वाला. pH3 सबसे कम होगा. हाँ. हाँ वेट करेक्ट. सही पकड़े. अटेंटिव आप. सबसे ज्यादा BiH3. इसको ऐसे करने का है ना, ऐसे करने का है. नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब सब हाँ बेकार. करेक्ट. Because higher is the molecular weight, more is the boiling point. थोड़ा सा मीटिंग मारी गई है. हाँ, इन केस ऑफ 16th ग्रुप ना, 16th ग्रुप में जो ना बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक पानी का ही होता है. दिमाग से निकल गया. आई एम टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे H2O जो है ना सबको डोमिनेट कर देता है, अनलाइक एमोनिया.
ammonia could not dominate these two people, but H2O dominates everybody. सबसे हाईएस्ट H2 होगा यहाँ पे, फिर H2 T, फिर H2 Se, उसके बाद H2S. यहाँ पानी हाईएस्ट होगा, पर ऐसे हम 16th रूल पढ़ लेते हैं, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो हाईएस्ट होता है, वैसे हर जगह पे नहीं होता है, हर जगह हर कंपाउंड हाईएस्ट नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे लोग मार करते हैं अमोनिया वाले केस. बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड. The reason is because of a hydrogen bonding, you know that. What about thermal stability down the group? Thermal stability down the group क्या होगा हाइड्राइड्स का? मैंने क्या बोला, जब भी हम हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं क्या देखने का? डिक्रीज बॉन्ड बॉन्ड लेंथ लेंथ देखने का. सो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? घटेगा. घटेगा. Stability decrease. What about the acidic character of hydrides? इंक्रीजेस. इंक्रीज डाउन द ग्रुप. क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है बॉन्ड का स्ट्रेंथ घट रहा है, तो जल्दी से वो हाइड्रोजन लूज कर सकता है, इजीली वो हाइड्रोजन लूज कर सकता है, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा. व्हाट अबाउट रिड्यूसिंग कैरेक्टर? बढ़ेगा. रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ेगा, बिकॉज वो जल्दी से हाइड्रोजन लूज करेगा, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो हाइड्रोजन सप्लाई करता है, जो हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है जल्दी से वो हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम बोलेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है. रिड्यूसिंग कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर दोनों साथ में आते हैं, दोनों एक जैसे रहते हैं. अगर मान लीजिए अपना वेंकटेश जो है, तो मस्ती है ना वेंकटेश को अंदर से, है कि नहीं? वेंकटेश लैब में जाता है और H2S का डब्बा ओपन कर देता है, H2S लीक करके बोलता है सूंघना है मेरे को, थोड़ा बहुत सूंघो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ले रहा है वो H2S. H2S इज पॉइजनस. जब अधिक मात्रा में उसको हम ले लेते हैं तो पॉइजनस होता है, और वो हमारा मौत का कारण भी बन सकता है. थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत ज्यादा उसने ले लिया अंदर. और वहीं पे मान लीजिए अपना आर्य गुंडू भी है, आप जानते हैं हमारा आर्य गुंडू जो है उनका अपना खुद का मेडिकल स्टोर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है. तो उनको मेडिसिन के बारे में पता है, तो आर्य गुंडू तुम क्या करो बचाने के लिए उसको तुरंत? सर मालूम नहीं. अरे ओए, मेडिकल स्टोर रख के तुम क्या खुदा है? तो आर्य गुंडू जो है मजाक कर रहा है, सब पता है उसको, वो जो है उसको क्लोरीन गैस सुंघाएगा, अभी वो उसको करेगा, क्लोरीन सप्लाई करेगा उसको, तो क्या होगा? ऑलरेडी अंदर H2S गया है, अब जब क्लोरीन सप्लाई करेगा तो H2S को जो है ना वो क्लोरीन उससे रिएक्ट करेगा और HCl बनाएगा, एसिड. तो एसिडिटी बढ़ जाएगी अंदर, पर कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज बेटर देन डेथ, है ना, पॉइजन नहीं है. तो इट इज एन एंटीडोट. हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन जो है एंटीडोट की तरह काम करता है फॉर H2S, जो बहुत पॉइजनस है. नहीं वैसे ही बताया मैंने, आगे बढ़ते हैं. मूविंग अहेड. बॉन्ड एंगल. व्हाट अबाउट द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या होगा? H2O, H2S, H2SC, H2T. डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा. हाँ. फर्स्ट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है, सेकंड पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स, वो भी सब में सेम रहेगा. थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. As the electronegativity of central atom is decreasing down the group, bond angle also will decrease down the group. Will decrease down the group.
तो ये उनके हाइड्राइड्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखा हमने, सेम है जो हमने लास्ट 15 दिन में पढ़ा, वही सब बातें यहाँ भी रिपीटेशन। नाउ कमिंग टू देयर हैलाइड्स, हाइड्राइड के बारे में पढ़ा हमने और इनके हैलाइड्स के बारे में हम बात करते हैं। Talking about the oxygen, oxygen forms different halides like with fluorine, आप जानते हैं वो ये दो कंपाउंड्स बनाता है जहाँ पे ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करता है। क्लोरीन से it forms Cl2O, Cl2O7, ClO2, या इंस्टेड ऑफ सेइंग ये ऑक्सीजन का हैलाइड है, ऐसा बोले कि हम बोले कि इसको ये क्लोरीन का ऑक्साइड है, दोनों में अधिक सही कौन सा होगा? विच इज मोर करेक्ट? इज इट क्लोरीन का ऑक्साइड या ऑक्सीजन का हैलाइड? क्लोराइड। क्लोरीन का ऑक्साइड। ऑक्साइड बोलना अधिक सही होगा बिकॉज ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे है ना, क्लोरीन तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? पहला कंपाउंड में +1 है, यहाँ पे +7 +4। हम उसको क्लोराइड तब बोलते जब वो Cl-1 होता, जब वो Cl- होता तो उसको क्लोराइड बोलते हैं। So, यहाँ पे ये बोलना इन वन सेंस टेक्निकली बात करूं तो गलत होगा। इट इज रॉन्ग टू से दैट these are the halides of oxygen. Technically it is wrong, though it is given, but technically it is wrong. They are not the halides of oxygen. ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है कि नहीं? बराबर है। These ये दो ही को मैं बोलूंगा मेरे पर्सपेक्टिव से कि ऑक्सीजन के हैलाइड्स है, क्योंकि ये दो कंपाउंड में फ्लोरीन जो है अपना -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये फ्लोराइड है। तो ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड बोलना सही है इसको, पर ये सारे जो है ना उसके हैलाइड्स नहीं। ऐसे ब्रोमीन बनाता है, ब्रोमीन फॉर्म्स Br2O, आयोडीन का तो होता है I2O5, I2O, इस प्रकार से। पर मैं बोलूंगा ये सारे हैलोजेंस के ऑक्साइड्स है ना, ये सारे हैलोजेंस के ऑक्साइड्स हम बोलेंगे, ना कि ऑक्सीजन के हैलाइड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। बाकी जो कंपाउंड्स है, सल्फर का भी देख लेते हैं। सल्फर भी इंपॉर्टेंट। सल्फर फॉर्म्स विद फ्लोरीन ओके सर। सल्फर भी ना ऑक्सीजन की तरह H2F2 बनाता है। और बाकी दो आप जानते हैं वो +4 +6, बाकी जो ग्रुप के एलिमेंट्स है वो किससे माहिर है? +4 और +6 दिखाने माहिर। SF4 SF6 ये दोनों कंपाउंड्स आप फेमस जानते हो। इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका ज्योमेट्री, शेप के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं ये SF4 SF6 के। देखो जब वो क्वेश्चन ही पूछता है ना ज्योमेट्री के बारे में, शेप के, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, एक बात अगर आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके, आप देखोगे वो हर एक मॉलिक्यूल जो पहले पूछा गया है, भले ही क्यों ना वो IIT में क्वेश्चन आया है, IIT का भी क्वेश्चन आप देखो जो सबसे टॉप एग्जामिनेशन है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं, भले ही वो तुम सोचते हो कि वो हाइब्रिडाइजेशन, शेप, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का है, कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग का है, पर वो जो मॉलिक्यूल पूछेगा बोले वो मॉलिक्यूल तुम कहाँ ढूंढते हो? केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग को मॉलिक्यूल दिया नहीं है तो वो तो एनसीईआरटी में नहीं है, पर वो मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं पे दिया हुआ है पूरा एनसीईआरटी में, कोई उदाहरण के रूप में है ना, किसी कंपाउंड के रूप में, किसी के और के रूप में, वो कंपाउंड एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन किया और उस कंपाउंड के ऊपर किसी और चैप्टर से कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन आता है। तो हर एक कंपाउंड जो दिए वो
उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा होता है H2F2 जो दिया है H2F2, और इसका मैं आपको शेप पूछ रहा हूँ, क्या बताएंगे आप? H2F2 का शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल है क्या? ये तुम मुझे पूछ रही हो? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, यार व्हाट इज द शेप ऑफ, है ना, व्हाट इज H2F2, तो क्या बताएंगे? थोड़ा हम जेई एडवांस से पूछते हैं, देखते हैं कितने एडवांस्ड हो गए वो लोग। जेई एडवांस से कोई आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया? एडवांस सही कर रहे थे। आर्यन पोकरकर आया क्या? आर्यन पोकरकर हर क्लास में आता है, वो क्लास मिस नहीं करेगा। आर्यन, हाँ सर। आपका मत बताइए, H2F2 का शेप क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब वो किस प्रकार का शेप बोलेंगे इसको H2F2? थोड़ा आपको एडवांस का बुद्धि लगाओ। अब मैं ये वी शेप। पी ब्लॉक से नहीं पूछ रहा हूँ, राइट? मैं ये क्वेश्चन पी ब्लॉक का क्वेश्चन तो नहीं है, ये क्वेश्चन कहाँ केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन है, हाँ? आपने से पी ब्लॉक हुआ नहीं है, मैं पी ब्लॉक का क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा हूँ। जब शेप के बारे में बात करो, केमिकल बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन हो गया ये। बताओ तो क्या बोल रहे हो आर्यन? वी शेप। वी शेप। और कौन है इधर? सृष्टि? सर वी शेप्ड। सृष्टि का वी शेप। डेरकर? सर टेट्राहेड्रल लग रहा। टेट्राहेड्रल तुम लग रहा है? हाँ सर। अच्छा। वेंकटेश? कुछ बोलोगे वेंकटेश? देखो तुरंत आपके दिमाग में क्या बात नहीं आ रही है, कुछ वैसा ही होता है H2O2, दोनों में कुछ समानता दिख रही है आपको? 2 2 है ना? ऑक्सीजन सल्फर दोनों सेम ग्रुप के हैं, बस यहाँ पे H2 है, यहाँ पे F2 है, और इसी को हम O2F2 भी देखते हैं। ये सभी का शेप जैसा है। H2O2 शेप क्या पढ़ा हमने? H2O2 Book हैज like ए structure. ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। इट इज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। बस जो O2F2 आएगा वो भी सेम होगा। अब H2F2 आ गया तो वो भी सेम होगा। ऑक्सीजन के बदले सल्फर आ गया, इट हैज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो पहले ये दिमाग में आना चाहिए था आप, ओपन बुक स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे सिंगल सेंट्रल एटम तो नहीं है, एक सेंट्रल एटम थोड़ी है कि तुम अभी अलग अलग सेंट्रल एटम डिफरेंट, ये सेंट्रल एटम अलग है। अब तुम जो बोल रहे हो वही हिसाब से अगर हम बात करें पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, तो हमारे हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर जो है मैं एक डाल देता हूँ, ये क्या क्या बोला था H2F2 ना, एक क्लोरीन आ गया और एक सल्फर यहाँ पे है, और इसको अपना फ्लोरीन मान लेते हैं, इसको SF लिख देता हूँ। 2 लोन पेयर होंगे, तो फिर ठीक है भाई, ये बेंड शेप है, ये सल्फर क्या है, बेंड शेप हो गया। दैट्स गुड। पर अपेक्षा क्या थी आपको ये बताने का? अपेक्षा थी आपके दिमाग में H2O2 से आना चाहिए था, इज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, H2F2 मस्ट बी ओपन बुक स्ट्रक्चर, ये दिमाग में आना चाहिए था। rather than that this is more expected। और टेट्राहेड्रल के बारे में बात करें, विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, गुड, वो भी ठीक है।
वेरी गुड। वैसे ही H2Cl2 मैंने बोला तो भी वैसे ओपन बुक चाहिए होगा। इवन H2Cl2 विल बी आल्सो ओपन बुक स्ट्रक्चर। H2F2 H2Cl2। वैसे H2Br2 भी होता है, वैसे H2I2 भी होता है, ये सब कॉमन है। H2F2 H2Cl2 H2Br2 H2I2 यूज करते हैं, पर HCl4 HCl से एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे सल्फर फ्लोरीन से SF4 और SF6 बनाता है, वैसे बाकी लोगों से नहीं बना पाता है। क्या आप बोल सकते हो ऐसा क्यों? What could be the possible reason why sulfur is not able to exhibit +4 and +6 oxidation state with chlorine, bromine and iodine? क्लोरीन और ब्रोमीन उनका साइज बहुत बड़ा है। डी ऑर्बिटल। करेक्ट, साइज जो है बड़ा है, उनका साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। द रिलेटिव साइज हम जब देखते हैं, सल्फर साइज रिलेटिवली बहुत छोटा होता है, तो वो फ्लोरीन को अकोमोडेट कर लेगा, पर बाकी लोग अकोमोडेट नहीं कर पाता है। 4-4 6-6 फ्लोरीन को अकोमोडेट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए वो थोड़ा कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, वो नहीं कर पाएगा। तो अगर आप आगे जाते हो, अगर हम सेलेनियम की बात करते हैं, सेलेनियम और टेलुरियम की बात करते हैं, कुछ हद तक वो अकोमोडेट कर सकते हैं। तो सेलेनियम जो है क्लोरीन और ब्रोमीन से टेट्राहैलाइड्स बना लेता है, सेलेनियम बना लेता है। सेलेनियम SeCl4 और SeBr4 थोड़ा बड़ा होगा ना साइज का भी, तो साइज बड़ा होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पर हेक्साहैलाइड्स कोई नहीं बनाता है, टेट्राहैलाइड्स तक सीमित है बस। टेलुरियम भी आप देखें, टेलुरियम आल्सो फॉर्म्स TeCl4 TeBr4, TiO4 ही बनाता है। सेलेनियम Cl4 और Br4 तक सीमित है, I4 नहीं बना सकता है। पर अगर आगे जाएंगे, टेलुरियम जो है वो I4 ही बना लेगा, TiO4 भी बना लेगा। पर कोई भी इस ग्रुप में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हेक्सा हैलाइड्स बनाते हैं। हेक्सा हैलाइड किसी को पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही हेक्सा हैलाइड्स पॉसिबल है, हेक्सा फ्लोराइड्स बनाते हैं, पर बाकी जगह पॉसिबल नहीं, क्योंकि साइज इनका साइज छोटा है और उनका साइज बड़ा है, तो बड़े बड़े साइज एटम्स को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, दे कांट एकोमोडेट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ये पॉइंट भी आपको समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए। उसी प्रकार से एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे H2Cl2 और Fe2Cl2, ये जो फेमस कंपनी, ये थोड़ा एग्जिस्ट करते हैं मेनली, परंतु TeCl2 PO2Cl2 ये थोड़ा उतना एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये उतना एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उतना अधिक नोन कंपाउंड से ये नहीं है। दिस आर नोन, दे एग्जिस्ट अ बिट स्टेबल, ये अनस्टेबल, उतना एग्जिस्ट करते नहीं है। और इसका रीजन पूछता है ऐसा क्यों, ये असर्शन, ये एग्जिस्ट करते हैं बट द करस्पॉन्डिंग हैलाइड्स ऑफ टेलोरियम एंड पोलोनियम दे डोंट एग्जिस्ट, दे आर नॉट नोन। असर्शन रीजन आप बोल सकते हो ड्यू टू वीक TT बॉन्ड्स और PO बॉन्ड्स, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे O बॉन्ड SS बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे ऐसे ही बॉन्ड है ना, सब सबसे ऐसे ही रहेंगे, जैसे भी बताया, कहाँ बताया था मैंने, हाँ SS ऐसे बॉन्ड्स आएंगे। वैसे PO TT बॉन्ड जो है वो बहुत वीक बॉन्ड्स होते हैं, और उसी के रीजन से वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और उसको वीक कौन बनाता है, ये क्लोरीन बनाता है वीक। ये क्लोरीन जो है बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो
ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर बढ़ जाएगा तो एक कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है घट जाएगा, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं ना, क्योंकि ये Cl जो है वो बॉन्ड और अधिक आयनिक आयनिक होता जाएगा, है ना। Cl जो है टेलुरियम से इलेक्ट्रॉन्स पुल करना शुरू करेगा बहुत जोर से, बिकॉज बीइंग टेलुरियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो वो बिकॉज क्लोरीन टेलुरियम से पूरा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये दोनों साइड से, दोनों टेलुरियम का, टेलुरियम टेलुरियम के बीच का जो बॉन्ड है वो वीकन होता जाएगा, बिकॉज क्लोरीन उसको पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है उस एनर्जी को, वो भी एक रीजन है। एनीहाउ दिस सफिशिएंट। अच्छा बताइए, अभी कुछ देर पहले जो बात किया था हमने उसके आधार पे वापस क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। अगर मैं SF6 SeF6 और TeF6 लेता हूँ, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो हेक्साफ्लोराइड से बनाते हैं उनका स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? SF6 सबसे ज्यादा, फिर Fe और क्यों फिर ऐसा? क्यों ऐसा? जी हाँ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का। वेरी गुड, शाबाश। बिकॉज यहाँ पे सभी कंपाउंड्स में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हो, और अभी अभी हमने पढ़ा कुछ 5 मिनट पहले शायद कि जैसे क्या पढ़ा हमने, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। decrease। तो सल्फर का जो +6 है वो सबसे डिस्टेबल होगा। अगर वही हम टेट्राफ्लोराइड के बारे में बात करते तो क्या होता? उल्टा सीक्वेंस हो जाता। Se2Cl2 undergoes disproportionation reaction to give you SeCl4 plus Se। तो एक बात गौर करिए आप, ये Se2Cl2 जो है ये किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है? SeCl4 में। SeCl4 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। प्लस +4 क्योंकि उसका +4 स्टेबल है ना, उसका +4 स्टेबल है, उसीलिए डिस्प्रपोर्शन करके वो +4 में जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Se2Cl2 में? +1। +1। यहाँ पे 0। तो +1 से +4 मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, +1 0 मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। There is a redox reaction. It is a redox reaction and redox reaction के अंतर्गत ये disproportionation reaction. You know types of redox reactions, right? 11th standard chapter. तो उसमें disproportionation reaction, एक एलिमेंट दो ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट होता है। अच्छा बता, व्हाट इज कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? ये इसकी ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? कौन बताएगा? इसका उल्टा है क्या? इसका उल्टा। हाँ, अल्तमश बहुत होशियार है ना। इसका एग्जैक्टली उल्टा। अगर रिएक्शन आपको उल्टा दिया होता ना, Fe plus SeCl4 gives Se2Cl2, दो एक ही सेम एलिमेंट दो डिफरेंट कंपाउंड में, और वो दोनों एक कंपाउंड में आ रहे हैं, मतलब इसका एग्जैक्टली उल्टा अगर ऐसा होता रिवर्सिबल, तो इसको हम बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अल्तमश है, ब्रिलियंट है। आगे बढ़े। SF4 is gas, SeF4 is liquid, and TeF4 is solid.
tetrahalides में. This is one point noted. उसके बाद these tetrahalides. सर पीछे लो ना. ये बहुत स्लो जा रहा है ना, 10 बज गए. Too slow. तो बहुत पेंडिंग है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ चैप्टर. हो गए सर. स्टार्ट हो गया है क्या? नहीं, अभी तक ऑक्सीजन मैंने स्टार्ट नहीं किया. ऑक्सीजन अभी तो जनरली बात कर रहे हैं, इस जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं. टेट्राहैलाइड्स की अगर हम बात करते हैं, टेट्राहैलाइड्स एक्ट एज लुईस बेस as well as Lewis acids. जैसे कि यहाँ पे देखिए SF4 plus BF3 they form adduct. अब यहाँ पे होता है इस रिएक्शन में जहाँ एडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, इस रिएक्शन में लुईस एसिड कौन है, लुईस बेस कौन है? ऐसा लुईस कुछ एसिड BF3 और लुईस बेस SF4. क्यों जी? सर क्योंकि BF3 ने एक्सेप्ट किया ना लोन पे. हाँ, क्योंकि SF4 लोन पे डोनेट कर रहा है. लोन पे डोनर इज लुईस बेस, BF3 लोन पर एक्सेप्ट कर रहा है, इट्स लुईस एसिड. तो यहाँ पे टेट्राहैलाइड जो हमारा कैसा काम कर रहा है, एज अ लुईस बेस काम कर रहा है. एक और कंपाउंड ले, SCF4 plus 2F minus gives SCS6 minus. अब ऐसा रिएक्शन आपको दिया है, देखो अब ये रिएक्शन कहाँ पे है, पी ब्लॉक में. और कहाँ पूछेगा, अब लुईस एसिड लुईस बेस कंसेप्ट कहाँ पे है, आयनिक इक्विलिब्रियम में. अब एग्जाम में ये रिएक्शन आपको दिया रहेगा, पूछेगा यहाँ पे SCF4 क्या है, लुईस बेसिकली लुईस एसिड है. क्या बोलेंगे आप? SCF4 यहाँ पे लुईस एसिड की लुईस बेस है, और क्यों? दोनों बताओ, कौन बताएगा? SCF4 is acting as a Lewis acid or Lewis base reaction, and why? लुईस एसिड Lewis acid फ्लोरीन क्यों? ज्यादा लोन क्योंकि पे है। फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना दोनों ने मिलकर. क्योंकि फ्लोरीन जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है. एक स्फीयर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. फ्लोरीन जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेलेनियम से. सेलेनियम यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्टर है. यहाँ फ्लोरीन जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेलेनियम से. कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब सेलेनियम लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, एंड लोन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज अ लुईस करेक्ट. अगला पॉइंट लिख लीजिए, SF6 and SCF6 do not undergo hydrolysis. However, TF6 gives orthotelluric acid on hydrolysis. Like this. तो पीछे लो ना. एक मिनट. हो गया सर. रिएक्शन लिख लीजिए.
दिस इज ऑर्थोटेलुरिक एसिड। एग्जाम में आपको देगा SF6 प्लस H2O, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन। TeF6 gives orthotelluric acid। ये उनका हैलाइड्स के बारे में होगा। यहाँ पे SF4 SF स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया नहीं, बिकॉज़ ऑलरेडी आप जानते हो, सिंपल हमेशा करता है। No, this was about the सर halide। 1 मिनट पीछे लो ना। हो गया सर। इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं। Let's talk about the oxides। बताओ ऑक्सीजन का ऑक्साइड कौन है? हाँ, और सर ऑक्सीजन का ऑक्साइड कौन सा है? लवकर सांगा। ओजोन हो सकता क्या? सर ऑक्सीजन कहाँ से ऑक्साइड होगा, है ना सर, है ना? ऑक्सीजन तो दूसरे में ऑक्साइड बनता है, जब कोई ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो ऑक्साइड बनता है ना? तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड नहीं होते, बाकी एलिमेंट्स का ऑक्साइड्स होंगे। जैसे सल्फर, बाकी एलिमेंट्स बनाएंगे ऑक्साइड, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। सल्फर बनाता है SO, SO2, SO3। सल्फर तो बहुत कुछ बनाता है। सल्फर कैन आल्सो फॉर्म H2O3, H2O7, H2O वगैरह वगैरह। पर हम जानते हैं दो ही ऑक्साइड जो फेमस है और जो स्टेबल ऑक्साइड्स है वो SO2 और SO3, but they can also form monoxides, dioxides and trioxides, and sulfur forms other varieties of oxides also। बाकी लोग जनरली ये दो बनाते हैं। जनरली हम जानते हैं dioxides and trioxides are most common oxides for everyone, and even they form monooxides also except selenium। selenium नहीं बनाता है, बाकी सब monooxides ही बनाते हैं। तो वो बात याद रखना, except selenium बाकी सब एलिमेंट्स monooxides बनाते हैं। तो which of the following does not exist, ऐसा क्वेश्चन आएगा, which of the following does not exist? SO, SeO, TeO, ऑप्शन डी बोलेगा none of these exist। अगर अभी आपने ये थ्योरी नहीं पढ़ते क्या बोलते आंसर आप? none of the बोलते हैं। कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हम दो ही जानते हैं, है ना? हमको सिर्फ पता है SO2 SO3। डाई ऑर्डर जो हम जानते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है ना? जो हम नहीं जानते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बराबर है ना? पर ऐसा नहीं है, जो हम जानते हैं वो थोड़ी सब कुछ है। तो एक किताब पढ़ना पड़ता है उसके लिए। इसका सही आंसर क्या है फिर? करेक्ट आंसर क्या है? बी। करेक्ट आंसर है बी। अब प्रॉब्लम की एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमको पता है भैया डाई ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, बाकी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, DM टिक करते हैं ये सोच के कि ये हमको सही जवाब होगा, ये इसका आंसर सही होगा ये सोच के ही हम टिक करते हैं, हमको 5-4 मार्क मिल गए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, उसे डर लगता है। जब मैं बच्चों को पूछता हूँ ना एग्जाम के बाद, कल 5 बजे से फोन लेके कब कौन कॉल करेगा, नहीं करते, मैं खुद ही कॉल कर रहा था कुछ लोगों को, भाई क्या हुआ एग्जाम क्या हो गया है? तो कुछ लोग जनरली हर एक दिन नहीं बोलते एग्जाम के बाद, सर बहुत अच्छा हुआ सर एग्जाम। सब यही बोलते हैं, यही वो नीट तो अच्छा हुआ। कितने किए? बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। जब कोई बोलता है ना बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मैंने 650 मार्क क्वेश्चन किए हैं, है ना, 600 मार्क के किए, तो फिर डर लगता है मुझे, गया काम से। कोई बोलता है 250 तक मैंने क्वेश्चन किए, फिर गया काम से। ज्यादा अटेम्प्ट किया मतलब नेगेटिव की संभावना बहुत ज्यादा है।
और भाई वो नीट और जेई एग्जामिनेशन है, वहां बैठ के जो टेंशन रहता है, उस टेंशन में जानते हैं बच्चे की गलती कर सकते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन वो तैयार करते हैं कि आप गलती करे, सिली मिस्टेक्स करे। बहुत कॉन्फिडेंस नहीं वो कितना तुम्हारा सब सही है, तो तुक्का तो नहीं मारे ना, तुक्का नहीं, एकदम परफेक्ट सही है सर। अच्छा ठीक है, आने के बाद की चेक समझ में आता है 20 गलत हो गए, 30 गलत हो गए, 40 गलत हो गए, गड़बड़ हो गई। ज्यादा किसी ने किया तो डर लगता है, डेंजरस जोन में चले गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ऐसा एक ऐसा होता है, मतलब उसको लगता है वो सही है, और वो सही कब होगा, जब अगर उसने thoroughly सच में स्टडी किया रहेगा तो, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब यहाँ पे केस में ऐसा होने ही नहीं दूंगा मैं। तुम नहीं करो तो हम करा के ले, एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट करा के लूंगा मैं तुमको। मैं समझ गए, कितना भी हम बोले एनसीईआरटी स्टडी करो, बच्चे जैसा स्टडी करना चाहिए वैसा स्टडी नहीं करते, बोलते हैं हाँ पढ़ लिया एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिर भी एनसीईआरटी की कोई सॉल्व नहीं होते एग्जाम के अंदर। एनसीईआरटी स्टडी कर लिया बोलते हैं, फिर भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता नहीं करते, तो क्या स्टडी किया एनसीईआरटी को? पूरा एनसीईआरटी में अंडरलाइन मारा हुआ है, फिर भी एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मीनिंग नहीं है ना एनसीईआरटी पढ़ने का। तो कैसे पढ़ रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा एनसीईआरटी। बहुत इंपॉर्टेंट, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए हमको। सर आप कैसे हाँ, पढ़ देते सर एनसीईआरटी? जैसे तुम पढ़ते हो वैसा ही पढ़ता हूँ। नहीं सर बता रहा तुमको मैंने नोट्स बना के दिए ना उस दिन पी हाँ ब्लॉक के, हाँ तो वैसे पढ़ता हूँ मैं। उतने तो फास्ट फास्ट स्टडी करके मैंने दिया, देखा तुमने 10 मिनट 15 मिनट में आपको लोड मिलता रहता था, है ना? उसी टाइम में पढ़ रहा था और उसी टाइम पोस्ट कर रहा था, लिख रहा था, पढ़ के पोस्ट कर रहा था, थोड़ा फास्ट फास्ट करके डाला है। और डिटेल में कर सकते हो उसको, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम, एनसीईआरटी पढ़ना मतलब बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। और मुद्दा क्या है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। क्या है, बहुत देर हम ना अंडरलाइन कर लेते हैं, नोट्स निकाल लेते हैं, पर उसको हम बार बार दोहराते नहीं है ना? एंड बहुत कई कई छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट कर देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर हम नहीं देखते हैं। हमको लगता है ये सब नहीं आएगा, हम खुद ही सोच लेते हैं ये नहीं आएगा, तो तुमको नहीं यार सोचने वाले डिसाइड करना नहीं आएगा करके। कोई ऑथेंटिक व्यक्ति बोलना चाहिए नहीं आएगा, तुमको खुद ही लगता है ना, तुमको लगता ही नहीं लगता बहुत बार ऐसे, ये नहीं आना, ये नहीं आएगा, छोड़ देते हैं इसको। डू यू फील लाइक दैट? हाँ हाँ सर। तो तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो नहीं आएगा? तो टीचर बोले, टीचर तो सही आया नहीं है, तो वो बोलते हैं नहीं है, तो उनको पता है। तो एनालिसिस होना चाहिए पढ़ने का। नहीं, इस बार आप चिंता मत करो, इस बार मैं खुद ही आपको करा के दूंगा इनसे। मैंने निश्चित किया, मुझे बार बार रिस्क नहीं लेने का है। इस बार भी रिस्क क्या लिया, अभी कल स्टाफ मीटिंग लिया मैंने, बोला क्या रीजन है जेई का रिजल्ट हमारा, है ना, अपेक्षित था, है ना, टॉप में आने का, उतना क्यों नहीं है, इतना एक्सपेक्टेड क्यों नहीं आया? सबका एक ही रीजन बोले, सब यही बोल, मनीष सर सब बोल रहे, अगर अप्रैल में एग्जाम हो जाए तो सबका रिजल्ट अच्छा ही आता। और दूसरी बात, हमने उनको छोड़ दिया सेल्फ स्टडी के नाम पे, वो बोले हम सेल्फ स्टडी करेंगे 3-4 महीने आफ्टर द मेंस, मार्च के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, तो लॉकडाउन में तो एक्चुअली क्लास चलता रहता, वो बोले नहीं हम सेल्फ स्टडी करेंगे, अभी हमारा सब हो गया है, हम बस डाउट्स पूछेंगे आपसे। और हमने उनके बात सुन ली, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी इस साल का, और उससे मैंने सीख लिया, ये गलती वापस दोहराओ। इसलिए मैंने कल ही देखा आपने ग्रुप में, जे एडवांस क्लासेस आज से कोई सेल्फ स्टडी जरूरत हाँ नहीं है, सर। 15 डेज हम पढ़ाएंगे, अटेंड करो क्लास। सेल्फ स्टडी के देख लिया मैंने पिछले 3-4 महीने में, कितना सेल्फ स्टडी किया आप लोगों ने। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया सेल्फ स्टडी, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, ऐसा नहीं बोल रहा, ये सब सिंसियर बच्चे किया, पर वो सेल्फ स्टडी बिना टीचर के टच के, जो टीचर 1 घंटे में कर सकता है वो बच्चा 10 घंटे में नहीं कर सकता है। वो इम्पैक्ट आपको नहीं सकता, बड़े 4-5 पॉइंट की बात, 4-5 पॉइंट की इम्पैक्ट बहुत अंदर तक जाता है, उसका अलग ही अंदाज है। वो सेल्फ स्टडी अभी मैं किसी को चांस दूंगा नहीं सेल्फ स्टडी का, किसी ने सेल्फ स्टडी बोला आउट, बहुत हो गया सेल्फ स्टडी।
ये गलती वापस नहीं दोहराएंगे। विश्वास रखने का ही नहीं बच्चों के ऊपर, ये बात मुझे समझ में आ गई। रिजल्ट तो मेरा खराब हो रहा है ना, तुम्हारा क्या जाता है। इस बार मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब देखो सेलेनियम को छोड़ के बाकी सब बनाते हैं मोनोऑक्साइड्स, ठीक है, वो बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और डाइऑक्साइड सब बनाते ही हैं, और उसमें जो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये होता है गैस, SO2 गैस फॉर्म में होता है। और जो डाइऑक्साइड SiO2 ये वाइट सॉलिड स्टेट में होता है SiO2। एंड TO2 एंड POO2 भी सॉलिड्स होते हैं। ऑफ कोर्स ये सॉलिड होगा, सिर्फ SO2 गैस है, बाकी सॉलिड्स है। ये दोनों में अंतर ये है, दिस इज वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल, एंड ये दोनों होते हैं नॉन वोलेटाइल। शेप कैसा होगा SO2 का? लिनियर। एक जापड़ मारूंगा तुमको। बेंट बेंड शेप, करेक्ट। SO2 has a bend shape, there's a bend shape। क्या मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि SO2 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है, क्या बोलेंगे आप? हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर पॉसिबल इन SO2? 7। कौन है जिया, तुम पगला गई हो? वही से 3 तुम क्या लोन बोल पे रही हो? 3 मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो? हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर पॉसिबल इन SO2? 3 एक। हाँ, तो जोर से बोल। अबे श्रेयस क्या बोल रहा है? 5 बोल रहे तू? हाँ। खोपड़ी के ऊपर 2 लगा मैं टकाटक। 1 1 बराबर, अल्तमश जवाब सही है। एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल जी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, कंडीशन क्या है? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है उसका खुद का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, जो ले रहा है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब सल्फर जो है, सल्फर जब डबल बॉन्ड O बना लेगा, इसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, डबल बॉन्ड O बनाने के बाद एक ऑप्शन है, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया सल्फर का भी, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा हो गया है ना, वो एलिजिबल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन आएगा जिससे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आराम से बना सकता है। तो SO2 को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर पॉसिबल? ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज पॉसिबल हियर। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड SO2 के अंदर पॉसिबल है जी। एक या दो के लिए सर ऑक्सीजन नहीं देगा क्या लोन पे? उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है ना? अरे खोपड़ी की झोपड़ी, ऑक्सीजन किसको देगा यहाँ बताओ तो, किसको देगा बताओ? हाँ बोलो जी। अभी इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, किससे बॉन्ड बनाना चाहता है वो? किससे बनाएगा? कौन है इधर बनाने के लिए? और कोई है इधर? नहीं। तुम इस तरह सोच रहे हो क्या ये मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बना सकते हैं? मतलब यू आर काउंटिंग नंबर ऑफ लोन पेयर्स, क्या इतने लोन पेयर इतना बॉन्ड बना लेगा? तुम ऐसा सोच रहे हो क्या सब लोग? यस सर। अच्छा भाई ऐसा नहीं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है इस मॉलिक्यूल, मतलब ये मॉलिक्यूल जो बना इसी के अंदर आप कोऑर्डिनेट बनाना है, कोई नया आइटम बाहर से नहीं आएगा, उन किसी और को देना नहीं है। इसी मॉलिक्यूल के अंतर्गत कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बना सकते हो, ऐसे इंस्टेड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को रिप्लेस करके कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आप डाल सकते हो, ऐसा क्वेश्चन का मीनिंग है ना। समझ गया मैं आपको पर्सपेक्टिव। आप सोच रहे थे कितने, मतलब ये मॉलिक्यूल और दूसरों को कितना डोनेट कर सकता है, ऐसा सोच रहे हो, इसलिए आप नंबर ऑफ लोन पेयर्स गिन रहे हो और बता रहे हो इतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बना सकता है। नहीं वैसा नहीं, इसी मॉलिक्यूल के अंतर्गत कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स को रिप्लेस करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, वैसा मीनिंग है।
एक ही पॉसिबल है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 119.5 डिग्री। और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 143 पिकोमीटर, 143 pm, एस और ओ का बॉन्ड लेंथ। अब ये कहाँ पढ़े जी? क्या सर हर मॉलिक्यूल का हम पढ़े? क्या हम हर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ से डाटा हमारे? सर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, सॉरी सर। ऐसे आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा हर का नहीं पढ़ना है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में कुछ कुछ मॉलिक्यूल से बड़ा बड़ा सा बना के दिखाया है ना, साइड पे, ऊपर, बीच में, उसका बॉन्ड एंगल। जहां जहां एनसीईआरटी में किसी कोई स्ट्रक्चर बनाया है तो एनसीईआरटी वाला बेवकूफ नहीं है कि उसने उतना जगह उस किताब का दिया है उस मॉलिक्यूल के लिए। अगर उसने उतना जगह उसके लिए दिया है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उसको बॉन्ड लेंथ दिखाया है, बॉन्ड एंगल दिखाया है, उसका मतलब वो ये बोल रहा है कि मुझे हक है इससे क्वेश्चन पूछने का। आप बोलेंगे कहाँ? नहीं नहीं मुझे हक है, बोलता है एनसीईआरटी में दिया है, पूछ सकता हूँ। जो भी मॉलिक्यूल एनसीईआरटी के अंदर दिया है स्ट्रक्चर, वो सभी का बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो भी उसने मेंशन किया, वो हर बात हमें लर्न करना, छोटी छोटी बातें लर्न करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। जो SeO2 होता है ना, SeO2, अभी हमने बोला इट इज अ वाइट सॉलिड वोलेटाइल सॉलिड। अगर ये SeO2 गैसियस स्टेट में है ना, इन द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में SeO2 जो है SO2 की तरह ही बनाता है स्ट्रक्चर, सेम लाइक दैट ओनली। बट इन सॉलिड स्टेट SeO2 we know it is in solid state. Solid state में it exists like this, एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर जैसा बनाता है सॉलिड स्टेट में, इस प्रकार से। कुछ इस फॉर्म में होता है। एंड दिस एंगल हियर इज 98 डिग्री एंड दिस एंगल इज 125 डिग्री। दोनों सेम नहीं होता है, अलग एंगल होता है, ऊपर और नीचे, अंदर वाला एंगल अलग है, ऊपर एंगल अलग है। सॉलिड स्टेट में ऐसा यूज करते हैं पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में। ये जो डाइऑक्साइड्स है, जो ऑक्साइड्स है इनके, बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक है? ये SO2 SeO2, इसको हम एसिडिक ऑक्साइड्स बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बोलेंगे? एसिडिक। एसिडिक ऑक्साइड्स, क्योंकि इनको अगर हम पानी में डालते हैं तो आपको मिलेगा एसिड, या फिर सिंपली हम बोलेंगे जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर बिकॉज़ व्हेन वी ऐड इन वाटर दे गिव अस एसिड्स। सो SO2 को जब पानी में डालते हैं कौन सा मिलेगा एसिड? आपको टेक्निक याद है? जस्ट ऐड करो भैया H2SO3। वैसे अगर SeO2 डालेंगे पानी में क्या मिलेगा? सिमिलर वी गेट H2 SeO3, सेम कंपाउंड, वैसा ही सेम। दिस सेलेनियस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। जो TO2 एंड POO2 है ना, ये दोनों ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। These two are amphoteric oxides. इसको याद रखिए, ये जो डाइऑक्साइड्स हैं दोनों के, ये एम्फोटेरिक होते हैं। दिस should remember, ये तो आप कर लोगे, ये बाई कंसेप्ट है, ये हमारे कंसेप्ट लॉजिक के अंदर बैठ रहा है, इसको लर्न करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूं कि ये जो डाइऑक्साइड्स है SO2 SeO2,
अच्छा, SO2 और SiO2 में अधिक एसिडिक कौन है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। दोनों में से मोर एसिडिक कौन है, या फिर डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डाइऑक्साइड्स क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, तो क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे? सर कुछ बोलने का मूड नहीं है हमको, है ना? अरे बोलो यार, शर्मा मत, बोलो। तुमको हिंट मैंने दे दी है, तुम फिर भी नहीं बोल रहे हो। घटेगा, एसिडिक ऐसा कुछ ज्यादा होगा। क्या बोल रहे हो? डाउन द ग्रुप घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। तो अभी तो हिंट तुमको दे दिया कि ये दोनों एम्फोटेरिक है ना, ये दोनों एम्फोटेरिक है, मतलब घट रहा है ना। ये एसिडिक है, नीचे ये एम्फोटेरिक है, डाउन द ग्रुप घट ही रहा है। पर अगर मानो ये मुझे बताता नहीं आपको, मैं आपको ऐसे ही बोलना होता। अगर मैंने वो बताया नहीं होता आपको, आपको ऐसे ही बोलना होता, और आप बोलेंगे घटेगा, तो उसका रीजन क्या है घटने का? डाउन द ग्रुप अगर बोलते हैं आप घटेगा, तो क्या रीजन है घटने का एसिडिक कैरेक्टर? रीजन क्या बताएंगे आप? सर हाइड्रो सर वो HCl स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आर कनेक्टेड टू द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। हम जानते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। डाउन द ग्रुप जो है मेटेलिक कैरेक्टर है, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इंक्रीज होगा? बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, है ना? बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक कैरेक्टर, whereas non-metallic character is proportional to the acidic character. जितना, because that's why we say ना, हम क्यों बोलते हैं metal oxides are basic in nature, non-metal oxides are acidic in nature। तो ये फंडा यूज करेंगे। डाउन द ग्रुप जो है आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब बेसिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होगा। अगर बेसिक कैरेक्टर पूछेगा तो हम बोलेंगे बढ़ रहा है बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, उसलिए एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। समझ में आ रहा है? तो किस चीज के लिए क्या लिंक लगाने का वो पता होना चाहिए। नोट किया? एसिडिक कैरेक्टर decreases down the group because non-metallic character is also decreasing. अगर मैं इंस्टेड ऑफ O2 मैं O3 लेता, तो भी बात सेम बोलते हैं हम। देयर इज नो कनेक्शन विद ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ भी डाउन द ग्रुप क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज ही होगा, और यहाँ भी रीजन वही है। और ट्राइऑक्साइड्स के अंदर भी टी टेलुरियम का ट्राइऑक्साइड है, वो एम्फोटेरिक होता है। और ट्राइऑक्साइड अगर हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, क्या मिलेगा आपको? H2SO4। वैसे ही SC O3 प्लस H2 क्या मिलेगा? H2SC4। सेम वैसे ही कंपाउंड बनेगा। SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? शेप बताओ SO3 का। SO3 का शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैं आपसे पूछूं वो सेम क्वेश्चन कि SO3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स पॉसिबल है, क्या बताएंगे? 0। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर पॉसिबल हियर? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है ना? बिकॉज एक बार डबल बॉन्ड बना है, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो होता है ये 120 डिग्री का होता है, और जो बॉन्ड लेंथ होता है 142।
जो बता रहा हूँ आपको बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ, तो मैं हाइब्रिड का बता रहा हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड का। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वाला स्ट्रक्चर है, तो जो हाइब्रिड होता है उसको बता रहा हूँ, बैलेंस्ड बॉन्ड लेंथ। ये जो SO3 है जो हमने बनाया, ये गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ये SO3 जो है ना ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन सॉलिड स्टेट SO3 exists as a cyclic trimer, कुछ इस प्रकार से। तो 6 नंबर रिंग बनाएंगे, जैसा हमने कल मेटाफॉस्फोरिक एसिड देखा था, कुछ वैसे ही ट्राइमर HPO3 का। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट। और जो HCO3 है, इट एग्जिस्ट टेट्रामर की फॉर्म में, एग्जिस्ट एज साइक्लिक टेट्रामर। हो गए। मोनिका, फास्ट ब्रेकिंग टाइम कितने बजे है? एकादशी का फास्ट ब्रेक करना है, टाइम निकल गया तो वापस फास्ट करना पड़ेगा आज। कैलेंडर का टाइम उसको पूछो ये, मोनिका, कभी 10 बजे के अंदर ब्रेक करना होता है। आज का टाइम क्या है एकादशी का? फास्ट अगर टाइम ब्रेक नहीं किया ना तो उस दिन वापस फास्ट करना पड़ता है। छोटी मोनिका आवती मेरे बैंड बज जाएंगे। मोनिका 10:30 के बाद स्ट्रेस के बाद ब्रेक करना है क्या? ठीक है, अच्छा ठीक। कि यहाँ पे जो जनरल प्रॉपर्टी समाप्त होते हैं पूरे ग्रुप का, हम स्टार्ट करेंगे मुद्दे की बात, है ना। ऑक्सीजन के बारे में पढ़े, जैसे हमने लास्ट ग्रुप में नाइट्रोजन फास्फोरस पढ़ा, वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से मुद्दा का बात स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बस